Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors affecting promotion mix. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से मेन फैक्टर्स अवेलेबल हैं, या फिर जब हम प्रमोशन मिक्स के रिगार्डिंग डिसीजन को फाइनलाइज करते हैं तो हमें किन किन पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए. लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर विच आर टू बी कंसीडर्ड while deciding on the promotion mix strategy. The very first one is the nature of the product. This is the very first factor which must be considered by the organization, and this is about the nature of the product. Promotion mix will vary according to the nature of the product. Consumer goods require mass advertisement, but industrial goods require personal selling, advertising, display, etc. Complex and technical products like computer need पर्सनल सेलिंग. यानी कि प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप के प्रमोशन टूल का यूज़ करना चाहिए. हमारा प्रमोशन मिक्स प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग वेरी भी करेगा. जैसे कि अगर जब कंज्यूमर गुड्स को सेल किया जा रहा है तो आपको मास एडवर्टाइजमेंट को फोकस करना होता है. इंडस्ट्रियल गुड्स को सेल कर रहे हैं तो पर्सनल सेलिंग से काम चल जाएगा, एडवर्टाइजिंग से काम चल जाएगा, डिस्प्ले से काम चल जाएगा. लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं जैसे कि कंप्यूटर से, तो हमें पर्सनल सेलिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी. नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स रिक्वायर एडवर्टाइजिंग एज प्रमोशनल डिवाइस. इन केस वेयर देयर इज नो ब्रांड डिफरेंशिएशन, पर्सनल सेलिंग शुड बी द मेथड ऑफ प्रमोशन. वेयर देयर इज ब्रांड डिफरेंशिएशन, एडवर्टाइजिंग शुड बी एम्फेसाइज्ड. अब हम नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करें अगर, तो जितने भी नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए या उनको प्रमोट करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट का मैक्सिमम लेवल पर यूज़ करते हो. जबकि जहाँ ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसे प्लेसेस पर पर्सनल सेलिंग को भी प्रेफरेंस दी जाती है. एक मेथड ऑफ प्रमोशन के तौर पर पर्सनल सेलिंग का यूज़ किया जा सकता है. ये बहुत इफेक्टिव मेथड रहेगा इस केस में. और अगर ब्रांड डिफरेंशिएशन को आपको रिप्रेजेंट करना है कंज्यूमर्स के मीडियम में अपने, तो फिर आपको एडवर्टाइजिंग पर ही एम्फेसाइज किया जाना चाहिए. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, एंड दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द मार्केट. यानी कि मार्केट के नेचर को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है. आप किस पर्टिकुलर टाइप के मार्केट में वर्कआउट कर रहे हो, ये फोकस किया जाना जरूरी है जब आप प्रमोशन टूल्स को डिफाइन करते हो. जैसे कि जब हम इंडस्ट्रियल मार्केट्स की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल मार्केट में एडवर्टाइजिंग प्लेज एन इंफॉर्मेटिव रोल, बट फॉर कंज्यूमर मार्केट इट प्लेज एन इंफॉर्मेटिव एज वेल एज परसुएसिव रोल. इंडस्ट्रियल मार्केट में तो केवल आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्टाइजिंग को एक प्रमोशनल टूल की तरह यूज़ कर रहे हो. लेकिन जब हम वही एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रही है, उसके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी परसुएड कर रही है. दोनों ही रोल प्ले कर रही है. इसके साथ साथ जो प्रमोशनल स्ट्रेटजी है वो टारगेट ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है, क्योंकि जो टारगेट ग्रुप्स हैं उनके जो डिफरेंट टाइप के डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जैसे कि एज, सेक्स, एजुकेशन, इनकम, रिलीजियन, उनमें चेंज होता रहता है. और इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से टारगेट ग्रुप्स अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजी को भी चेंज करना होगा. अब जैसे हायर इनकम ग्रुप है तो उसके लिए प्रमोशनल स्ट्रेटजीज अलग होंगी, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अलग स्ट्रेटजीज होंगी, लोअर इनकम ग्रुप के लिए आप अलग स्ट्रेटजीज को फोकस करोगे. तो ये डिपेंड करेगा कि आपके टारगेट कंज्यूमर्स के डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट वन इज द स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेनली 4 स्टेजेस रहती है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, उसके बाद आपकी ग्रोथ स्टेज होती है, उसके बाद सैचुरेशन स्टेज होती है या मैच्योरिटी स्टेज बोल सकते हैं इसको हम, और लास्ट होती है आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज. आपका प्रोडक्ट अपनी लाइफ साइकिल में किस स्टेज पर है इस पर डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल का यूज़ करेंगे. क्योंकि प्रोडक्ट जब अपनी डिफरेंट लाइफ साइकिल में होता है तो हर एक स्टेज में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, और उसी वजह से आपको एक अलग प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना होता है.
फॉर एग्जाम्पल, जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है, तो इंट्रोडक्टरी स्टेज में कोई भी आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है। आपको कंज्यूमर्स को अवेयर करना है, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करानी है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ आप इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग को यूज़ करते हो, पर्सनल सेलिंग को यूज़ करते हो, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को अपने टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में प्रॉपर्ली स्प्रेड कर सको। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आप क्या फोकस करते हो? आप एडवर्टाइजिंग पर ही फोकस करते हो, और इस तरह से फोकस करते हो एडवर्टाइजिंग पर जिससे कि आप अपनी मार्केट शेयर को और ज़्यादा ग्रो कर सको। लेकिन जब प्रोडक्ट आपका मैच्योरिटी स्टेज पर होता है, तो यहाँ आप परसुएसिव एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हो। आप कंज्यूमर्स को मैक्सिमम लेवल तक परसुएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एडवर्टाइजिंग को चेंज करते हो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करते हो, जैसे कि मैच्योरिटी से फिर से आप ग्रोथ स्टेज में अपने प्रोडक्ट को ला सके, अपने मार्केट शेयर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि ये टेक्निक्स उस स्टेज पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी किसी भी फर्म के लिए। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पर आ जाता है, तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, इन टेक्निक्स का यूज़ करते हो, एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन, इन टेक्निक्स का यूज़ मिनिमम लेवल पर करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में है। तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग स्टेज में जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है या सेल्स प्रमोशन है, इस पर आप कम फोकस करना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस चेंज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फर्म को अपनी प्रमोशनल स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी पड़ती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द मार्केट पेनिट्रेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे कंसीडर किया जाना चाहिए प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को डिसाइड करते समय। अगर एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जो बायर्स के लिए वेल नोन है और उसने प्रॉपर्ली मार्केट को पेनिट्रेट कर रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में मिडिल मैन को मोटिवेट किया जाता है। और मिडिल मैन को मोटिवेट करने के लिए आप कहाँ खर्च करोगे? एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, क्योंकि जितना आपके कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, मिडिल मैन को आपके प्रोडक्ट को सेल करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये आपको देखना है कि वेदर यू हैव पेनिट्रेटेड द मार्केट और नॉट। अगर आप पेनिट्रेशन की प्रोसेस में हो, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, जिससे कि आपके सेल्समैन को आपके प्रोडक्ट को सेल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी फील ना करनी पड़े। नेक्स्ट वन इज द मार्केट साइज। इफ देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स, direct selling is enough, but if the market size is large, the promotional tool is mainly advertising. डिपेंड करेगा मार्केट का साइज कैसा है, किस पर्टिकुलर मार्केट में आप वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप स्मॉल मार्केट में वर्कआउट कर रहे हो जहां लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल है, तो फिर वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट जैसे कॉस्टली प्रमोशनल टूल्स पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट सेलिंग या पर्सनल सेलिंग का यूज़ कर सकते हो और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल कर सकते हो, ये एनफ है। लेकिन अगर मार्केट साइज लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एक ऐसा टूल है जो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को सिंगल टाइम में कैप्चर कर लेता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायर्स। बायर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप के प्रमोशनल टूल का यूज़ करना है। जैसे कि अगर एक्सपीरियंस्ड बायर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, तो इनके लिए आपको पर्सनल सेलिंग को ही फोकस करना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में, उसके जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं उनके बारे में आपको एक एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, और वही एक्सपर्ट पर्सन जाकर आपके इंडस्ट्रियल बायर्स को प्रॉपर्ली समझा सकता है। तो इसी वजह से आपको पर्सनल सेलिंग का यूज़ करना पड़ेगा। बायर्स का एक्सपीरियंस क्या है, परचेज के लिए कितना टाइम अवेलेबल है आपके बायर्स के पास, फ्रेंड्स का कितना इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, रिटेलर्स किस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं आपके मार्केट में, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि आपको किन किन पर्टिकुलर प्रमोशनल टूल्स का यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। इफ द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, personal selling is the tool of promotion. Advertising is only a supporting tool. Personal selling and advertising is required for market penetration.
If the product passes through a longer channel, more importance should be given to advertising and less importance to personal selling. अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, किस चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो, जीरो लेवल चैनल का यूज़ कर रहे हो, तो भैया आप पर्सनल सेलिंग का ही यूज़ करोगे एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट जो है वो एक सपोर्टिंग टूल की तरह काम करता है। अगर आप मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहते हो तो पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर एक लंबी चेन है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उस चेन के अंदर, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और पर्सनल सेलिंग को कम से कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपके गुड्स ज़्यादातर कौन सेल कर रहा है, आपके इंटरमीडियरीज। तो फिर आपको सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडवर्टीजमेंट करिए और इंटरमीडियरीज के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करिए। ये आपकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फैक्टर एंड दिस इज द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रमोशन स्ट्रेटजी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस को हायर लेवल पर डिसाइड किया गया है कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के कंपैरिजन में, तब आपको पर्सनल सेलिंग को फोकस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में किस तरह से बेटर है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरेटिवली लो है तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट पर ही पैसा खर्च करना जरूरी है। लेकिन यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस में के कंपैरिजन में कम है। लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन तो देनी होगी, तो इसके लिए आपको लिटिल प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आप मिडिल मैन को हायर प्रॉफिट मार्जिन्स अवेलेबल करा रहे हो तो फिर डीलर लेवल पर सेल्स प्रमोशन को फोकस किया जाना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रमोशन। आपकी प्रमोशन की कॉस्ट कितनी है? जो कॉस्ट ऑफ मीडिया है वो भी कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्रमोशन स्ट्रेटजी को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टूल्स शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द प्रमोशन मिक्स। ये कंपेयर किया जाता है कि जिस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना चाहते हो और वहाँ आप जो प्रमोशन टूल्स का यूज़ कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है और उसके मुकाबले बेनिफिट कितना मिल रहा है, इसको भी एनालाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट वन इज एंड दिस इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सारा गेम पैसों का ही है। अगर किसी फर्म के पास एडिकेट रिसोर्सेज अवेलेबल है तब तो वो सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग तरह तरह के टूल्स का यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्मॉल फर्म है जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है तो वो केवल और केवल पर्सनल सेलिंग पर ही डिपेंड रह सकती है। तो डिपेंड करेगा कि फर्म के पास रिसोर्सेज कितने ज़्यादा या कितने कम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से प्रमोशनल टूल्स वो यूज़ कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रमोशनल टूल्स। जो प्रमोशनल टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, क्योंकि हर एक प्रमोशनल टूल की एक अपनी अलग इफेक्टिवनेस होती है और बायर रेडीनेस की अलग अलग स्टेज पर वो प्रभावी होते हैं। जैसे अगर अवेयरनेस स्टेज है तो आप एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर कॉम्प्रिहेंशन स्टेज है तो एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर कन्विक्शन स्टेज है तब पर्सनल सेलिंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर सेल्स की क्लोजिंग स्टेज है तो आप पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कब? जब कंज्यूमर अपने डिसीजन प्रोसेस के अर्ली स्टेज में होते हैं। जबकि पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होते हैं? जब कस्टमर्स अपनी बाइंग डिसीजन प्रोसेस के लेटर स्टेज में होते हैं, अंतिम स्टेज में होते हैं, तब ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रमोशनल टूल्स किस पर्टिकुलर स्टेज पर इफेक्टिवली यूज़ किए जाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी आप अपने डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स को सेलेक्ट करते हैं। Okay, so these all are the factors which must be considered while deciding or selecting on the promotional mix tools. Okay, thank you.